नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान। बीकॉम पार्ट 1 EFM पेपर फेस्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स है, उसमें हम लोग एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में दो छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक तो क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड सेकंड इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसमें क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के साथ में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के क्या क्या उसकी आलोचनाएं होती है, जिसमें नंबर 1 आता है यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल। उपयोगिता मापनीय नहीं होती है। सिंपल सा रीजन होता है, यूटिलिटी है वो एक साइकोलॉजिकल टर्म होता है और साइकोलॉजिकल टर्म को हम लोग अगर मॉनेटरी टर्म में मेजर करना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा टफ रहता है। मान लीजिए आप कोई चॉकलेट है उसको कंज्यूम करते हैं, तो वो सपोज 10 रुपीज़ की चॉकलेट है तो कंपलसरी नहीं किसी आदमी के लिए उसमें यूटिलिटी है वो 15 के इक्विवेलेंट भी हो सकती है, तो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए उसमें यूटिलिटी है वो 8 रुपीज़ के इक्विवेलेंट भी हो सकती है। ये प्योरली साइकोलॉजिकल टर्म है और जो साइकोलॉजिकल टर्म होता है उसे मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट करना टफ रहता है। इसीलिए जो इसके क्रिटिसाइजर हैं, जो आलोचक हैं, उनका ये मानना है कि यूटिलिटी को मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं करा जा सकता है। सेकंड इसमें आता है कंजम्पशन इज नॉट ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। उपभोग का क्रम निरंतर नहीं होता है। इन जनरल कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, ये आपकी कंटिन्यूअस प्रोसेस में होने वाली चीज़ें होती है। बट हर एक कंजम्पशन पैटर्न या हर एक कंजम्पशन एक्टिविटी है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में होगी ऐसा कोई नहीं कह सकता है। कंजम्पशन का एक अपना अलग पैटर्न होता है। कुछ लोग भागते हुए खा लेते हैं, या फिर आप कहीं जा रहे हैं तो उस टाइम पे कुछ आपने कंज्यूम कर लिया, फिर बैठे हैं फिर कुछ और कंज्यूम कर लिया। यानी किसी पर्टिकुलर कमोडिटी जिसमें एक दो चीज़ों को छोड़कर बाकी सब में आपके कंजम्पशन पैटर्न में कंटिन्यूटी नहीं होती है। फिर थर्ड आता है इसमें अनस्टेबिलिटी इन द वैल्यू ऑफ मनी। मुद्रा का मूल्य है उसमें अस्थिरताएं होती है। जैसा कि अपने इसके अजम्पशन में देखा था, वहाँ पे मनी की जो वैल्यू है उसे कांस्टेंट एज्यूम करा गया था। बट डे बाय डे जैसे ही आपकी इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है उस या फिर आपकी करेंसी की प्राइसेस में फ्लैक्चुएशंस आते हैं, उसके अकॉर्डिंग मनी वैल्यू है वो भी फ्लैक्चुएट होती है, उसमें परिवर्तन आते हैं। तो मनी की जो वैल्यू है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती है। फिर नेक्स्ट आता है अजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, स्वतंत्र उपयोगिता की मान्यता। जो इसके अजम्पशन में हम लोगों ने कहा था कि जितने भी कमोडिटीज़ होती हैं उनकी इंडिविजुअल यूटिलिटी को मेजर करा जा सकता है। बट जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लंच का या डिनर का कोई भी ले लो। मान लीजिए आपने सब्जी बनाई, उसमें कई सारे मसाले हैं वो डालने होते हैं, फिर दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। अब हर एक इंग्रेडिएंट की यूटिलिटी को आप सेपरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपने मेजर कर लिया कि खाना अच्छा है, इसने इतनी यूटिलिटी मिली है, बट उस खाने में नमक से कितनी यूटिलिटी मिली है या फिर आपके जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे कितनी यूटिलिटी मिली है, ये कोई नहीं बता सकता है। तो जो सेपरेट यूटिलिटी की अजम्पशन है वो गलत है। और लास्ट इसमें आता है चेंज इन प्राइस, मूल्य परिवर्तन। आज इतना फ्रिक्वेंट चेंज होने वाली दुनिया है जिसमें प्राइसेस हैं वो भी डे बाय डे इंक्रीज डिक्रीज होते हैं। छोटा सा एग्जांपल है, मान लीजिए आप वेजिटेबल परचेज करते हैं, डे बाय डे आपकी वेजिटेबल की प्राइसेस में आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। यानी आज कोई चीज़ है, मान लीजिए पोटैटो है वो 20 रुपीज़ पर केजी है, नेक्स्ट डे हो सकता है वो 15 रुपीज़ पर केजी हो, या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे हो सकता है वो 25 रुपीज़ पर केजी हो। यानी प्राइसेस हैं उसमें फ्रिक्वेंटली चेंजेस आते रहते हैं। तो प्राइसेस हैं वो भी कांस्टेंट नहीं रहती है। और इवन आपके जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं उनकी प्राइसेस में भी चेंजेस आते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है उसको क्रिटिसाइज करा जाता है। फिर भी कोई लॉ है उसका अपने आप में एक इम्पोर्टेंस होता है, तो इसलिए इसमें नेक्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को डिस्कस करेंगे। जिसमें नंबर 1 पॉइंट आता है बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम का आधार। अब जिन लोगों के 12th क्लास में इकोनॉमिक्स रही है वो लॉ ऑफ डिमांड के बारे में स्टडी कर चुके हैं, या सिंपल वर्ड्स में कहें तो किसी भी कमोडिटी की जो प्राइसेस इंक्रीज होती है उसकी डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है। और इन्वर्स होता है इसका कि प्राइस डिक्रीज हो गई तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ये सेम आपका
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में होता है। जैसे जैसे आप किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी है वो डिमिनिशिंग फॉर्म में होती है। और ऐसे ही लॉ ऑफ डिमांड है, उसमें किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को लॉ ऑफ डिमांड का बेसिस माना जाता है। फिर सेकंड आता है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। जो उपयोगिता मूल्य होता है और विनिमय मूल्य होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है उसको भी एक्सप्लेन करता है। कुछ चीज़ें होती है जो नेचर का अपने लिए फ्री गिफ्ट होता है, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया। अब इनकी वैल्यू इन एक्सचेंज है वो आपको बहुत कम या जीरो देखने को मिलती है। रीजन बीइंग हवा अपने को फ्री में मिलती है, पानी भी ऑलमोस्ट नेचुरली फ्री मिलता है, उसके लिए बहुत कम वैल्यू पे करनी होती है। बट इन दोनों चीज़ों की वैल्यू इन यूज अपन देखते हैं वो हाईएस्ट होता है। हवा नहीं मिल रही, आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो डेफिनेटली कोई भी पर्सन ने डेथ होना उसका सर्टेन होता है। पानी नहीं मिला उस केस में भी आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही आपके जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू इन यूज है वो मिनिमम होती है, बट वैल्यू इन एक्सचेंज है वो हाईएस्ट होती है। इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फिर थर्ड इसमें आता है बेसिस ऑफ द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, धन के पुनर्वितरण का आधार। किसी भी सोसाइटी में रीडिस्ट्रीब्यूट करा जाता है तो वो किससे करा जाएगा? जिन लोगों के लिए मनी का मार्जिनल यूटिलिटी मिनिमम होता है या कम होता है, यानी रिच क्लास है जिसके पास में अनलिमिटेड आपकी वेल्थ है या धन उसके पास में बहुत ज़्यादा है, ऐसे पर्सन के लिए उसकी यूटिलिटी मिनिमम होती है। और जो पुअर क्लास है उसके लिए एक एक रुपए की यूटिलिटी है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। तो हमेशा रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? रिच क्लास टू पुअर क्लास, यानी धन का हस्तांतरण है वो धनी से गरीब की तरफ करा जाता है। जिनके लिए यूटिलिटी ज़्यादा होती है उनको, जिनके लिए यूटिलिटी कम होती है से ट्रांसफ़र करा जाता है, यानी रिच से पुअर की तरफ ट्रांसफ़र किया जाएगा। नेक्स्ट आता है इसमें बेसिस ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, समाजवादी व्यवस्था का आधार। समाजवादी व्यवस्था या सोशलिस्टिक पैटर्न होता क्या है? जैसे कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे आपको ये इकोनॉमिक सिस्टम देखने को मिलता है, हालांकि 100% आज की डेट में किसी भी कंट्री में नहीं है। चाइना हो गया, रसिया हो गया, ये कुछ कंट्रीज हैं जो इसका एग्जाम्पल मानी जाती है। वहाँ पे क्या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को इंश्योर करा जाता है, यानी एक समान धन का वितरण किया जाए। तो उसके लिए करा क्या जाता है, जो रिच क्लास है उस पर हायर टैक्स इम्पोज करे जाते हैं, ज़्यादा टैक्स लगाए जाते हैं और उसका बेनिफिट दूसरे तरीके से, जैसे आपके दूसरी सोशल सर्विसेज हैं उनके थ्रू पुअर क्लास तक पहुंचाया जाता है। और यही आपका सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी होता है। नेक्स्ट आता है बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का आधार। कोई भी प्रोड्यूसर है वो किसी प्रोडक्ट को तब तक बनाएगा जब तक उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जनरल पब्लिक के लिए अप्रोप्रिएट होती है। मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है वो ओवर सप्लाइड हो जाता है तो लोगों के पास में उसकी ओवर सप्लाई होने से डिमांड है वो डिक्रीज होने लग जाती है, प्लस उसके डिमांड डिक्रीज होने का रीजन होता है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो डिमिनिशिंग फॉर्म में होती है। तो प्रोड्यूसर उस केस में क्या करेगा कि अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है उसको किसी दूसरे प्रोडक्ट से रिप्लेस कर देगा या उसका दूसरा सब्स्टिट्यूट फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देगा। तो किसी भी प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती है उस केस में प्रोड्यूसर है वो उसका रिप्लेसमेंट फाइंड आउट करने लग जाता है या फिर उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्शन करता है और उसी के अकॉर्डिंग उसकी सप्लाई को इंश्योर करा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है प्राइस डिटर्मिनेशन, मूल्य निर्धारण। कोई भी कंज्यूमर है वो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस उतनी ही पे करने को रेडी होता है जितना उसकी मार्जिनल यूटिलिटी होता है। इट मीन्स किसी भी प्रोडक्ट की आप मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं तो उसकी वही प्राइस आप सेट कर सकते हैं। जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी उसकी डिमिनिश होने लग जाएगी आपको प्राइस रिड्यूस करनी पड़ेगी, अदरवाइज कंज्यूमर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करना बंद कर देगा। यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के थ्रू प्राइस का डिटर्मिनेशन है वो भी पॉसिबल होता है। फिर नेक्स्ट आता है बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्स सिस्टम, आधुनिक कर प्रणाली का आधार। मॉडर्न टैक्स सिस्टम होता क्या है? आप जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो आपका जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो प्रोग्रेसिव देखने को मिलता है,
यानी प्रगतिशील कर प्रणाली इंडिया में आपको देखने को मिलेगी। जो जिनकी इनकम कम होती है उस पे 0% टैक्स हो गया। फिर आपका एक क्लास और बना दिया, जैसे अभी 5 लाख रुपीज़ तक है, वो ऑलमोस्ट टैक्स से एग्जम्प्टेड है। फिर 5 to 8 लाख रुपीज़ है, मान लीजिए 10% टैक्स है। 8 to 10 लाख रुपीज़ है, मान लीजिए 15% टैक्स है। यानी जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती जाती है उस केस में उस पर्सन के लिए मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी तो उस पर ज़्यादा टैक्स इम्पोज करा जाएगा। और जिन लोगों की इनकम कम होती है उन पे कम या 0% टैक्स इम्पोज करे जाते हैं। रीजन बीइंग उन लोगों के लिए मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है वो ज़्यादा होती है। तो टैक्स स्ट्रक्चर है वो प्रोग्रेसिव मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बिहाफ पे डिसाइड करा जाता है। और एक लास्ट पॉइंट इसमें आता है सेल्स प्रमोशन, विक्रय संवर्धन। सेल्स प्रमोट किस टाइप से किया जा सकता है? जैसे आपने लॉ ऑफ डिमांड वाला एग्जाम्पल है वो स्टार्टिंग में देखा था कि आप किसी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस रिड्यूस कर दो, प्राइस रिड्यूस होगी तो उसकी डिमांड है वो इंक्रीज होने लग जाती है। यानी मार्जिनल यूटिलिटी से हमें ये पता चलता है किसी प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है तो उसकी प्राइसेस को रिड्यूस करके उसकी सेल्स को मेंटेन करा जा सकता है या उसे इंक्रीज करा जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को जस्टिफाई करते हैं। तो आज के इस वीडियो में 2 टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करें, एक तो क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इन दोनों पॉइंट्स के या हेडिंग के साथ में ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।